नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, रोज बरोज के साथ कुछ खास मुद्दों के साथ और एक खास पैनल के साथ समझेंगे मुद्दे को। देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेंगलुरु में भूमि बिल, सरकार के 1 साल के कामकाज समेत बिहार चुनाव और संगठन पर भी होगी चर्चा। और हरियाणा में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अपने तबादले को बताया दुखद, लेकिन बीजेपी ने तबादले को बताया रूटीन वर्क। बड़ा सवाल, ये ईमानदारी की सजा या फिर रूटीन वर्क? चलिए, तो आज के एजेंडे में 2 खास मुद्दे हैं और पहला मुद्दा है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का, जो कि शुक्रवार यानी कल से शुरू होने वाली है। तमाम मुद्दे होंगे और सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं क्या कुछ निकल के आएगा इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। हमारे साथ मौजूद हैं सुनीत चोपड़ा जी, नेता सीपीएम के, हमारे साथ महिपाल सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ आनंद साहू जी मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चलिए, सबसे पहले बात पत्रकारों से ही करते हैं। अवधेश जी, आपसे पहला सवाल बताइए, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं? पिछली बार की जो बैठक हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष चुना गया था, उनको कमान सौंपी गई थी। अब सरकार बन चुकी है, अब भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है, अब आने वाले चुनाव जो हैं उसको लेकर के बीजेपी गंभीर होगी। दिल्ली में जिस तरीके से शिकस्त मिली है उसको लेकर के तमाम चिंतन मंथन हो रहा होगा। क्या कुछ खास रहने वाला है आपकी नजर में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में? देखो, सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी में हर 3 महीने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन 3 महीनों में पार्टी का इस समय जो बैठक है उसके सामने पहला जो एजेंडा है वो है देश भर में विशेष सदस्यता अभियान जो इन्होंने चलाया है और उस सदस्यता अभियान की रिपोर्ट आएगी राज्यों से औपचारिक तौर पर। अनौपचारिक तो आ चुका है और वो खबर आ चुकी है कि आज तो आ गया कि करीब करीब 9 करोड़ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता निबंधित हो गए हैं। मिस्ड कॉल वाले तो 15-16 करोड़ है, लेकिन जिनका सत्यापन हो गया है, जिनके फॉर्म भरे गए हैं, जिनके शुल्क जमा हो गए हैं, ऐसे 9 करोड़ हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक इतिहास इस समय बनाया है सदस्यता अभियान में, अगर उसका दावा सच है तो पहले तो उस पर हर राज्यों के वृत्त आएंगे, कहां किसने किया, कहां कमी रह गई है और आगे उसको क्या करना है। क्योंकि सदस्यता अभियान के बाद अब उनको परिचय पत्र पहुंचाना, फिर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करना, फिर सरकार के कार्यक्रम की जानकारी देना, ये 3 बातें शामिल थी। तो जो मूल पहला जो होगा वो होगा। दूसरा है कि दिल्ली चुनाव की वहां समीक्षा होगी कि चुनाव में हमारी हार क्यों हुई, कैसे हुई, हमारे संगठन में कहीं कमी तो नहीं आ गई। अब वो अलग बात है कि वो समीक्षा में नेतागण ईमानदारी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पराजय के कारण भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण स्वयं हैं, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। जो तीसरी बात जो होगी उसमें वो होगा आने वाले चुनावों के संदर्भ में। एक तो अभी कई खासकर जो पश्चिम बंगाल, बिहार का चुनाव तो इसी वर्ष है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इन पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है, इसलिए उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो संसद में जो आ रही है, सरकार का 1 साल पूरा होने के पहले का ये है, अब अगली जो कार्यकारिणी होगी वो सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद होगी जी। तो 1 साल सरकार का पूरा होना को कैसे मनाना है, जो कार्यक्रम हमने किया है, सरकार अपनी बात रखेगी, क्या उपलब्धियां है, अध्यक्ष अपनी पार्टी की उपलब्धियां रखेंगे, तो वहां से कुल मिलाकर के सरकार और पार्टी दोनों के बीच का एक वृत्त आएगा, दोनों के बीच समन्वय की बात होगी, आगे के कार्यक्रम की घोषणा होगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने की बात होगी और शायद जो मुझे संकेत मिल रहा है, अगर इसमें नहीं होगा तो यहां आने के बाद होगा, जो पार्टी में कुछ पद खाली है उनके संदर्भ में भी कुछ चर्चा शायद वहां हो सकती है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विषय में वो आता है। चलिए, पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, ये भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि इस बार शायद बोलने का मौका ना मिले लाल कृष्ण आडवाणी को। 1980 के बाद ये पहला मौका होगा, ये दूसरा मौका होगा, माफ कीजिएगा, जब उनको अगर बोलने नहीं दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या कुछ मायने आप निकाल रहे हैं? और दूसरा, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ मंथन में निकल सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये कोई अभी आधिकारिक तौर पे शायद घोषणा नहीं हुई। नहीं, ये इस तरह की बातें चल रही हैं। और उसमें अगर आप देखें कि आपको याद होगा कि गोवा में जब 2013 के अंदर जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी और उस वक्त भी आडवाणी जी किन्हीं कारणों से नाराज थे और उसमें गए तक नहीं थे वो। और आज मोदी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हैं
और ऐसे में अडवाणी जी की भी जो स्थिति है वो मार्गदर्शन मंडल वाली आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अडवाणी जी को नहीं बोलने दिया जा रहा है या स्पीकर्स में उनका नाम नहीं है, ये बात अभी अधिकृत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट उस वक्त ज्यादा होगी कि क्या मुरली मनोहर जोशी का भी उसमें नाम है या नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि तब तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर अडवाणी जी उसमें नहीं बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं उनको आगे लाना है और मार्गदर्शन मंडल के अंदर जो भूमिका होती है उस भूमिका में वहां बैठेंगे। लेकिन जितनी बातें अवधेश जी ने कही हैं, मुझे लगता है कि इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन सबके लिए विचार का मामला होगा और उस पर पार्टी कैसे निपटे। पिछले 10 महीने की उपलब्धियों के बारे में देश में बहुत सारी बातें हो रही है और होती रहती हैं और हर सरकार अपनी उपलब्धियों की बात कहती है, लेकिन पिछले 10 महीनों में भारतीय जनता पार्टी से जो लोग संघ से नहीं जुड़े थे, जो विश्व हिंदू परिषद के नहीं थे, जो बजरंग दल के नहीं थे, एक नया वोट बैंक जुड़ा था। वो नया वोट बैंक जो है धीरे धीरे नाराज जरूर हो रहा है। उनको लगता है कि कुछ चीजों में बहुत पहले होना चाहिए था, वो नहीं हो रही हैं चीजें, उसमें नाराजगी भी होगी। दूसरा जो इनका हार्डकोर वोटर है, वो हार्डकोर वोटर धारा 370 पे नाराज है, वो हार्डकोर वोटर इनका पाकिस्तान के मामले पे नाराज है, वो गो हत्या के बैन के ऊपर मामले पे नाराज है, वो राम मंदिर के मुद्दे पे नाराज है। तो ये जो वोट बैंक है इसको कैसे साधा जाए, और पार्टी लगातार भूमि अधिग्रहण के मामले पे जिस तरीके से पब्लिक के अंदर नहीं पेश कर पा रही है, इनके प्रवक्ता जाकर के उस तरीके से बात को नहीं रख पा रहे हैं। मोदी जी ने इसकी खुद लाइन ली और खुद उन्होंने अपने हाथ में कमान संभाली और अपनी मन की बात एक दिन सीधे तौर पे किसानों के ऊपर रखी और अपने नेताओं से भी कहा है, मंत्रियों से भी कहा है वो जाएं। सोनिया गांधी ने तो मौका दे दिया। मैं वही कह रहा हूं कि इतने सब कुछ, इतने बेहतरीन वक्ता होने के बाद, इतने अच्छे तर्क करने के बाद इस पार्टी में सोनिया गांधी जो लिखित भाषण में नमस्ते कहती थी वो इनको चैलेंज कर रही है। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल इनके सामने होगा कि सरकार का जो पेट प्रोजेक्ट है भूमि अधिग्रहण, उस पे पार्टी और सरकार तमाम तंत्रों के बावजूद भी जनता के बीच में जनता के सवालों को कन्विंस नहीं कर पा रही है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा जिसको पार्टी को यहां होगा। दूसरी बात जो है कि बहुत सारे मिशन तय हुए थे। दिल्ली के चुनाव से पहले एक मिशन हो गया था, फिर जम्मू कश्मीर में मिशन 44 था, फिर झारखंड में भी मिशन था, फिर महाराष्ट्र में भी था। तो आपने हरियाणा के बाद अगर आप अलावा देखें तो जो पार्टी ने मिशन तय किया था, जो गिनती तय की थी, वहां तक नहीं पहुंची है। और जो दिल्ली में हुआ है वो सबको पता है। और अब जो सामने 6 महीने बाद, मैं समझता हूं अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले बिहार का चुनाव होगा, तो क्या गठबंधनों में जाना है, क्या गठबंधन की राजनीति चलेगी? क्योंकि अब तक मोदी जी ये कहते रहे हैं अपने चुनाव के अंदर कि अकेले पूर्ण बहुमत दीजिए, हम अकेले करेंगे क्योंकि गठबंधन से दबाव में हम नीतियों को नहीं बना पाते। तो बिहार का चुनाव बगैर गठबंधन के अकेले लड़ेंगे, और अकेले लड़ेंगे तो बिहार में इनका नेता कौन है? क्या नरेंद्र मोदी 10, 12, 13, 14, 15 महीने के बाद फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव लड़ेगी? ये 2-3 चीजें इनके सामने बड़ी हैं। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो उत्साह, जैसा कि पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, थोड़ा ठंडा पड़ा है, इसको कैसे बढ़ाया जाए? क्या इस पर चर्चा होगी? का जो तमाम लोगों से बातचीत आ रही है उसमें कह रहे हैं 7 राज्य ऐसे हैं जिस पर खासतौर से विशेष ध्यान देने की, उसमें तेलंगाना का नाम है, केरला का नाम है, असम का नाम है, पश्चिम बंगाल का नाम है। क्या कुछ खास आपको लग रहा है कि एजेंडे में रहेगा? एक तो ये कि जो भूमि अधिग्रहण पर ये भी बात सामने आ रही है कि जो भी डिफरेंसेस हैं लोगों तक उसके सकारात्मक पहलुओं को पहुंचाया जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है, पार्टी को भी लग रहा है कि इसके बारे में नाराजगी किसानों में और बड़े वर्ग में जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए, जो केंद्र सरकार है, मोदी की सरकार वही गलतियां कर रही है जो मनमोहन सिंह की सरकार कर रही थी। पहले सरकार को अपना लिमिटेशन समझना चाहिए कि हमारी लिमिटेशन क्या है। तो राज्यसभा में बहुमत नहीं है, बल्कि बहुमत से बहुत कम वोट है। फिर लोकसभा में ठीक है, आप बहुमत में हैं, तो सोचना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं। और फिर है कि जो आपने लोगों में आकांक्षाएं पैदा की है, आप चाय वाले के आप बेटा बन करके आपने वोट मांगा लोगों से, तो आपकी एक छवि बन गई है कि भाई आप जो प्रो पुअर होंगे। लेकिन जो सरकार के बारे में जो मैसेज जा रहा है कि प्रो रिच है, प्रो कॉर्पोरेट है, तो ये जो छवि बन रही है सरकार की, ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खतरनाक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये जो नई जो छवि उभर रही है, बन रही है, इस पर उसको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत नरेंद्र मोदी की छवि पर हुई है। और वो छवि है जो चाय वाले के बेटे की छवि थी, एक ऐसा व्यक्ति की थी जो कि भ्रष्ट नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार सहन नहीं करता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो विकास करता है। तो विकास का तो मैंने कहा कोई मानदंड नहीं होता है। हो सकता है जिसे आप विकास समझते हो, हम उसे विनाश समझते हो, लेकिन भ्रष्टाचार क्या है इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है।
फिर है कि आप प्रो पुअर हैं या प्रो रिच हैं, इसमें भी साफ दिखाई पड़ता है। तो आज मैं देख रहा था कि रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है। अब टाटा को कहीं इसमें लगा दिया गया है कि रेलवे को एक कीजिए। तो ये जो छवि जा रही है, भूमि अधिग्रहण बिल हो गया, रेलवे के बारे में जो छवि है, एक है यूजीसी को समाप्त करने की बात है। तो बहुत सी सारी चीजें आप ऐसी कर रहे हैं, इससे लगातार मैसेज जा रहा है कि आप किस क्लास को खुश करना चाहते हैं। तो ये जो छवि जो नहीं बन रही है, इस छवि के प्रति भारतीय जनता पार्टी को सतर्क रहना होगा। दूसरा है कि इसकी जो पॉलिसी होती है डिफेक्शन करवाने की, वो दिल्ली में फेल हो गई है। मतलब दूसरी पार्टियों को डिफेक्ट करवा करके उसको टिकट देना, ऐसा हरियाणा में भी हुआ, दिल्ली में हुआ तो बहुत भयानक था। क्योंकि दिल्ली में पता नहीं पिछले 5 दशक से इनके लोग हैं और एक एक सीट पर 25-25 क्लेमेंट होते हैं टिकट मांगने वाले, और उसमें 5-10 वास्तव में बहुत मजबूत उम्मीदवार होते हैं। उनके दावे को छोड़ करके आप दूसरे लोगों को ले आते हैं। तो ये जो पार्टीलेसनेस की जो पॉलिटिक्स करते हैं कि पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए, ये आपने कहा ना कि 7 राज्यों में पर इनकी नजर है। अभी एक राज्य में चुनाव हो रहा है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। इसमें नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, ये नॉमिनेशन वगैरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है, टिकट को ही बांटा जा रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी में भारी असंतोष है। बहुत सारे जो लोग शामिल हुए थे, मैं आज देख रहा था कहीं ये खबर, उसमें बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। उनके जो कार्यालय हैं उस पर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। मुख्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी का कलकत्ता में, उसमें 2 बार हमले हुए और पुलिस को बुला करके उसका जो राहुल सिन्हा हैं वहां के अध्यक्ष हैं, उनको बचाना, पुलिस ने बचाया। 2 बार हमले हुए और हमलावरों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो पूरा जो पश्चिम बंगाल में भी वही समस्या है जो दिल्ली में हुई थी। वहां भी भारी पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस और इवन सीपीएम के लोगों को डिफेक्ट करवा करके उनको टिकट दिया गया। और जो पहले आ गए थे जो लोकसभा चुनाव में, वो बोले कि हम पुराने हैं और तुम अभी जस्ट 2 दिन पहले जो डिफेक्ट किया है, और आरोप लग रहा है कि आपने पैसा लेकर के उसको टिकट दिया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो पॉलिसी है, डिफेक्शन करवा करके अपना विस्तार करने की जो पॉलिसी है, हमें लगता है इसको भी कार्यकारिणी में विचार करना चाहिए कि इससे फायदा होता है कि नुकसान होता है। क्या आप कार्यकर्ताओं की मंशाओं को कुचल करके क्या आप अपना विकास कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, ये उनको सोचना चाहिए। चलिए, एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो रहा है घटना चक्र में। हमने तमाम जो हमारे साथ मौजूद पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार, उनको सुना। चुनौतियां बड़ी हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन क्या चुनौतियों से पार पाएंगे? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, बीजेपी से भी पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ निकल के आ सकता है, क्या जो चुनौतियां हैं उससे पार पा पाएगी बीजेपी, इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चलिए, अब अगला सवाल कांग्रेस से करते हैं। महिपाल जी, आपकी पार्टी में भी तमाम मंथन होते रहे, अभी तक उससे कुछ निकला नहीं है। बीजेपी के इस मंथन से कुछ निकलने की उम्मीद है आपको? जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके सामने गाए बगाए आए मुद्दों की चर्चा से कुछ विशेष निकलने वाला है। ये अपने पुराने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं आप? जी, पार्टी के? जी, पार्टी का तो नहीं, मेरा व्यक्तिगत है। नहीं, मतलब कहना ये कांग्रेस में नहीं निकल रहा है तो बीजेपी में भी नहीं निकलेगा। चलिए जी। नहीं, इसका मैं कहता हूं कि कारण ये है कि जहां कभी भी जैसे भी कभी आपको यदि विशेष समर्थन मिल जाता है तो आप अति उत्साही हो जाते हैं, आपकी आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के शिकार हो जाते हैं, आप अपनी ही विचारधारा उसी को जो है समझने लगते हैं कि वही सार्वभौमिक है और सब पर थोपने की कोशिश करते हैं, और इसी कारणवश कोई भी आपका परिणाम नहीं निकल पाता है जी। वरिष्ठ नेताओं को आप नजरअंदाज करने लगते हैं, आप जन भावना को बिल्कुल दबाने की कोशिश करते हैं, और इसी का परिणाम यही होता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में रह जाती है, कोई परिणाम निकल कर सामने नहीं आता। जो कुछ भी आप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप अपने अंदर का दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं।
जिस तरीके से तमाम वरिष्ठ मैं नेताओं समझ रहा को हूं कि बड़े भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बारे में बता रहे हैं या कांग्रेस की जो हो चुकी है वही मेरा सवाल यही था कि दर्द बयां कर रहे हैं, दर्द बयां कर रहे हैं। लगभग एक है, वो बतला रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं लगभग बराबर है। जैसे हमारे यहाँ वरिष्ठ लोगों का को निगलेक्ट किया गया, उसका अति उत्साही होने के बाद दिक्कतें हुई, वैसे ही बीजेपी में होने, यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस में कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र है। अच्छा। और उसी लोकतंत्र की वजह से सभी के विचारों को सुना जाता लोकतंत्र की है। एक मिसाल देते हैं, कांग्रेस में जो लोकतंत्र है उसकी एक मिसाल आपने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है। इसलिए तो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, पूरा थोड़े बोल रहे हैं। देखिए मुझे मेरे विचार रखने दीजिए। हम बात पूछ रहे हैं सर आपसे, आप मतलब इसको इतना सीरियस न लें, हम भी पूछ रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जी। हमारे यहाँ माननीय श्री सीताराम केसरी जी हमारे अध्यक्ष बने, उनसे पहले भी जो है मोती फाड़ के जो है कार्यालय से निकाल दिया गया 13 मार्च 1998 को। वही तो दर्द है ना, वही काम अडवाणी के साथ किया जा रहा है। नहीं, अडवाणी को तो कई मार के निकाला गया, नहीं निकाला। मतलब अब आप धीरे धीरे उनको देखिए, अब आप ये कहें कि मतलब इनको झटके से किया नहीं, जाए। महिपाल जी संक्षेप में अपनी टिप्पणी समाप्त कीजिए, फिर चोपड़ा साहब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है, उनसे भी सवाल पूछना है, तो संक्षेप में अपनी बात समाप्त कीजिए, फिर चोपड़ा साहब के बाद और फिर बीजेपी। जी महिपाल जी, देखिए ऐसा नहीं है कि ये लोकतंत्र के आंतरिक लोकतंत्र की ही एक बुनियाद थी, जिसकी वजह से सीताराम केसरी जैसे हमारे वरिष्ठ नेता। बीजेपी के मंथन से क्या निकलेगा? छोड़िए सीताराम जी को, फिर देखिए मुझे उससे कोई लगता नहीं है कि कुछ विषय सामने आने वाला है। ये मात्र एक जो है औपचारिकता भर रह जाएगी, औपचारिकता रह जाएगी। जी चोपड़ा साहब आप कैसे देख रहे हैं इस बैठक को? क्योंकि कई चुनौतियां हैं बीजेपी के साथ। ये बैठक जो है, पहले तो ये बैठक कहाँ हो रही? उत्तरी भारत में, बंगलौर में हो रही है ये। हाँ मुझे मालूम है। उत्तरी भारत में तो हो नहीं रही जी। जहां पर अभी दिल्ली के चुनाव का पूरा हमने ड्रामा देखा है और वो फेलियर भी देखा है कि किरण बेदी को भी उठा के ले आए, फिर भी हार गए और उसकी भी सीट हार गए। उसके पहले तो लगातार जीत ही रहे थे ना, पर बात यह है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि भी कुछ होता है। और दूसरी चीज है कि इसलिए वो बेंगलोर गए हैं कि वहां पर वो रवि केस चल रहा है इस वक्त, तो कम से कम दूसरा थोड़ा भ्रष्ट लगे तो अपनी चेहरा सुंदर लगने लग जाता है। एक और चीज है, कभी आपको इसके साथ कभी आपको कुछ सीधा और सब चीज दिखाई नहीं देता है नहीं, कि नहीं अभी देता? हम सीधी बात कर रहे हैं। हैं? तीसरी चीज कि जहां पर ये भूमि सुधार कानून की बात है, इसमें बुरी तरह मार खाई है इस सरकार ने, 9 चेंजेस करने पड़े, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। आज भी कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई है। बिहार ने पुराना कानून पास कर दिया है और यूपी पुराना कानून पास करने लगी। आज मेरे को समाचार मिले। दूसरी ये चीज है कांग्रेस कि को आपने तीसरी नेता चीज मान लिया ना कि जूतियां भारतीय हिंदुस्तान में नहीं पड़ रही। कांग्रेस को अपना नेता मान लिया। जूतियां हिंदुस्तान में नहीं पड़ रही। 6,000 करोड़ रुपया जो अडानी को दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों को लूटने के लिए, वो कोर्ट केस में चले गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में इनका मुंह काला हो रहा है और कह दिया जा रहा है कि अडानी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें। तो इस परिस्थिति में इनको बेंगलोर की शांति चाहिए और अच्छी क्लाइमेट चाहिए। और तीसरी चीज है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसमें काला धन का सवाल सीताराम येचुरी को डालना पड़ा। 545 में से 10 सीटें, ये तो इनकी दुर्गति है। सीताराम येचुरी बीजेपी के कार्यकारिणी में जा रहे हैं क्या? प्रेसिडेंट का एड्रेस तो बदलना पड़ा। के सुख का दुख इनकी समस्या तो ये है। समझ लो इनकी दुर्गति के एक निशान है। ठीक, जहां देखो वहां दुर्गति है। तो बेंगलोर अच्छी जगह है, खाओ पियो और घर आ जाओ। इसमें आप लोग विश्वास नहीं, ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। विश्वास नहीं कभी करते अपने थे। बारे में भी जोशी बता देते जोशी की हैं। भाषा बोल रहे हैं आप। ऐसा होने कोई वाला बात है। नहीं। चले साहू जी के पास चलते हैं। साहू साहब, बहुत सारी चुनौतियां हैं, अब तमाम राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। जो एक दौर चल रहा था जिसमें जैसे कह रहे थे कि हवा चल रही है, कोई कह रहा था सुनामी है, वो अब थोड़ी थमती हुई दिखाई तो दी है। चाहे वो महाराष्ट्र में देखें, झारखंड में देखें और दिल्ली में तो खैर बुरी तरीके से जो है हार देखने को मिली है।
अब यहाँ से कैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ मुख्य मुद्दे होंगे? क्योंकि जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक 7 राज्यों पे फोकस करने की बात हो रही है। भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो कंफ्यूजन है कहा जा रहा है उसको हम क्लियर करेंगे। बहुत सारी नेगेटिव चीजें लोगों के पास जा रही हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव इसमें है, वो हम कोशिश करेंगे। और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ से राह आपकी काफी कठिन होने जा रही है। देखिए विपुल जी, हमारी राह कोई कठिन नहीं हो रही है। सबसे पहला तो मैं बताऊंगा कि नीयत जब साफ होती है जी। और आदमी का जब अंतरात्मा से अगर वो मिल करके काम करे कि नहीं गरीबों का शोषण नहीं होने देंगे, मजदूरों का शोषण नहीं होने देंगे, और शुरू से आप देखिए मजदूरों के बारे में भी अब पहले जो नियम कानून जितने बनाए उसके ऊपर उठ करके काम किया सरकार ने। और दूसरा अब ये भूमि अधिग्रहण प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया, अगर एक भी कोई एक कारण गिनती करा दे, कोई भी ये जितने पार्टियां चिल्ला रहे हैं, कोई चुनौतियां है या नहीं आपके पास? में सब कुछ बहुत कंफर्टेबल है। सुन लीजिए जी, इन्होंने किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर हमेशा नाम लेकर के वोट लिया, किया कुछ नहीं। आज यही सरकार, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, इन्होंने आते ही देखिए गरीबों के लिए 12 रुपया में अभी एक तो जी, अरे ये तो कल कार्यकारिणी की बैठक आप लोग बताएंगे, विस्तारपूर्वक आप बताएंगे। मैं ये कार्यकारिणी की बात कह रहा हूँ। हाँ। आज देश के कार्यकर्ताओं को एक इतना भरोसामंद एक प्रधानमंत्री पहली बार मिले, अटल जी के बाद अगर कोई मिला है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। और इसीलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सबसे पहले देश हित में काम करेंगे, इसलिए कार्यकर्ताओं को भी या देश के जनताओं को भी एजेंडा क्या रहेगा सर? 3, 4, 5 एजेंडे तो बता दीजिए आप। मैं एजेंडा बता रहा हूँ एक के बाद। अभी आप एक ही चीज आप देख लीजिए, जो कोयला जो आप आवंटन किया गया था भाई, कार्यकारिणी की बैठक में एजेंडा क्या होगा आपकी सरकार का? जो कुछ लिखा जो है वो तो आप प्रस्तुत करेंगे कल। सबसे पहला एजेंडा है सदस्यता अभियान। अभी 31 अप्रैल तक अभी जो बढ़ गया है उसको और बढ़ाना है, यानी सदस्यता को और बढ़ाना है। इसलिए 31 जो अप्रैल है यानी 30 अप्रैल जो है वहां तक बढ़ा दिया गया है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि पूरे देश में तो हम लोग करें, बहुत सारे फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत कॉल मार दी है। दूसरी बात सदस्यता में भी सक्रिय सदस्यता जो है वो कैसे बढ़े, क्योंकि अभी एक ऐसा पहली बार हुआ है जो 100 लोग जो बनाएंगे उनको सक्रिय सदस्य दिया जाएगा। तो ये एक विशेष अभियान जो है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का ये प्रयोजन जो चल रहा है पूरे राष्ट्र में वो रहेगा। दूसरे जो अभी जो आने वाले समय में चुनाव है, खास करके बिहार, बंगाल और बाद में फिर यहाँ यूपी में भी है, तो ये जो 3 राज्य हैं, बड़े राज्य, उसमें ये जितने क्षेत्रीय दल हैं उनका एजेंडा क्या है, किस आधार पे वो लोगों को बांटते हैं। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक, तो सांप्रदायिक चिल्लाता है, मान लीजिए मुलायम सिंह यादव, वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। मायावती मुस्लिम नहीं, वो हिंदू है। उधर ममता जी दीदी वो हिंदू हैं, इधर नीतीश जी वो हिंदू हैं। और ये मुस्लिमों को बरगलाने की जो बात करते हैं वो तो भी एक आप मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं क्या? आप सीएम के रूप में पार्टी के केंद्रीय किसी मुस्लिम लोगों को बताया जाएगा। जिस तरह से पार्टी ने जब भी शासन में आई है, आज कोई भी किसी प्रकार का ऐसा दुर्घटना जो है, जब कहीं भी किसी आप गठबंधन करेंगे नहीं बिहार में, तुरंत त्वरित गति से कार्रवाई करने की बात जो है हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के देशों में भारतीय जो रह रहे हैं उनके सुरक्षा की बात, आंतरिक सुरक्षा की बात, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, ये सारे वाद जो है उससे कैसे निपटाया जाएगा, ये भी एक विषय जरूर वहां है पार्टी के अंदर तो की बात। ये तो सरकार का काम है। पार्टी कार्यकर्ताओं को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? ये तो सरकार का काम है, नक्सलवाद से कैसे सरकार का क्या, आतंकवाद का काम कैसे, पार्टी और सरकार दोनों मिलकर जब काम करेगी तो निश्चित रूप से उसको जो है परिणाम में परिणित होते हुए देख सकते हैं। राज्य सरकार जिस प्रकार से काम को धीरे गति से करने की जो एक आदत सी बनी हुई है, निश्चित रूप से मुझे लगता है पार्टी के लिए भी एक चिंता का विषय है। नहीं, एक चर्चा आप भूल गए हैं, जिस प्रकार जो किसानों का बुरा हाल हो रहा है और राजस्थान के मंत्री का जो बयान है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों की आत्महत्या के बारे में की राजनीति कर रहे हैं, ये किसानों को पता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई दे सकता है, राजस्थान के मंत्री को माफी मांगनी पड़ी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि साहू साहब कह रहे हैं कोई चुनौतियां नहीं है, सब कुछ किसानों के लिए पर्याप्त समझ एजेंडा और है
मैं बता रहा हूँ बहुत संक्षेप। हर एक ये सरकार आती है, कहती है हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। और हमारी सरकार देखिए आते ही अभी कोई नई ट्रेन नहीं शुरू की, उन्होंने कहा ट्रेन की गति को बढ़ाओ, बिल्कुल, फैसिलिटी को बढ़ाओ। उसी तरह किसानों को आजादी के बाद पानी और बिजली नहीं मिली, उनको स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं मिली, ये हम देंगे। और इसके लिए ये तो आप पहले वो पैसा तो दे दो जो उनका नुकसान हुआ, पिछले साल का नहीं मिला है, बीजेपी का कहना। चले ठीक है, पिछले साल का नहीं मिला है मुआवजा। सभी होगा। प्रधानमंत्री जी ने चोपड़ा साहब, वित्त मंत्री जी को कहा हुआ है। ठीक है साहब, अवधेश जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बीजेपी का कहना ये कोई चुनौतियां नहीं है, सब कुछ हमने पूरा कायाकल्प कर दिया है, आपको लग रहा है कि जो इनकी बातें हैं वो धरातल पर सही हैं? देखिए दोनों इनके बीच की बात है। अब चोपड़ा साहब की मानी जाए तब तो देश में सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि ये असल में रेगिस्तान में अगर रोशनी किसी की खराब हो जाती है तो केवल सूखा ही नजर आता है। तो इन लोगों की स्थिति वही है, शायद रेगिस्तान में राज ही इनका, मैं क्या करूं? तो इसलिए लेकिन चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान, कहा है कल नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम राउरकेला में था, इतनी भारी भीड़ जुटी और लोगों के भाषण के बाद जो उत्साह था, अगर उसी को हम एक आधार बना लेते हैं तो मेरे लिए ये मानना कठिन है कि मोदी की लोकप्रियता में बिल्कुल जैसे वो खत्म हो गई है। सरकार बनने के बाद जो एक उम्मीद होती है उस अनुपात में भले काम लोगों को लग रहा है कि नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। नहीं, मेरा एक सवाल दूसरा है इसमें, लेकिन मोदी जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं, हर राज्य में वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, तो क्या पार्टी को उतना फायदा होगा मोदी की छवि का? नहीं, मोदी की छवि से ही पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि अभी कहीं एक दो राज्यों को छोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी ऐसे स्टेट में लीडरशिप राज्य नहीं खड़ा किया है नेता जिसके नाम पर ये पार्टी की फेल्योर है। मोदी नहीं होते तो लोकसभा चुनाव हार जाती, लेकिन जो कार्यकारिणी है इस बार ना, देखो उस कार्यकारिणी में पहला जो प्रस्ताव आने वाला है, जो कल पहला प्रस्ताव लाएंगे रविशंकर प्रसाद, वो विदेश नीति पर है। और उसका जवाब जो है अंतिम सुषमा स्वराज देगी, संभव होगा तो उस पर प्राइम मिनिस्टर भी बोलेंगे। तो जो विदेश नीति में जो नरेंद्र मोदी की सफलताएं हैं उसको वहां सबसे ज्यादा कार्यकारिणी में महत्व देकर के और वो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वो कौन सी सफलताएं हैं, एक गिना जाएगी। नहीं, मोदी की सफलता अब ऐसा है कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने लगूं। ठीक है, मोदी के आने के बाद पहली बार फिर से दुनिया में भारत का एक सिर उठा है। मोदी ने ये कहा था कि हम 125 करोड़ के देश हैं और आंख से आंख मिला के बात करेंगे। वो उसने विदेश नीति के स्तर पर दिखा दिया है कि दुनिया के देशों के साथ समानता के आधार पर, नेताओं के साथ समानता के आधार पर बात करना, साथ ही दुनिया भर में फैले हुए जो भारतवंशी हैं उनके अंदर एक भारत के प्रति लगाव, उत्साह, उमंग पैदा करना कि आओ भारत के लिए काम करो। और जो ये मार्केट इकोनॉमी है, भले हम और आप विरोध करते हैं, लेकिन कोई सरकार इस अर्थनीति से परे अब जाने की स्थिति में नहीं है। उसमें दुनिया भर के कंपनियों को ये दे देना संदेश कि अब आप यहाँ आके काम कर सकते हैं, हिंदुस्तान को लूटो, सस्ती मजदूरी को इस्तेमाल करो। चीन, आप अब कंप्यूटर चीन से बन के आएगा अमेरिका का, हम लेंगे। ये मोबाइल 50,000 रुपए के चीन से बन के आएगा, हम लेंगे। और यही चीज अगर भारत में वो कंपनी बनाएगी तो अन्याय हो जाएगा। ये तो इनकी नीति है। हमारा ये कहना है करके दिखाओ। इसलिए आप एक पैसा अभी आया नहीं है, 6 लाख करोड़ आपने इनके हाथ में दे दिया। एफडीआई भी उस पर जाएंगे, एफडीआई भी आया। दूसरा जो प्रस्ताव आने वाला है वो राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव है जो वेंकैया नायडू पेश करने वाले हैं। वो दूसरे दिन है, उस पर सारे लोग बोलेंगे। तो ये 3 मूल इस समय वहां प्रस्ताव आना है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई नीतिगत फैसले नहीं होते हैं, यह हमेशा ध्यान रखिए। नेशनल एग्जीक्यूटिव में नीतिगत फैसले के लिए नेशनल काउंसिल होता है हमेशा। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव जो है वो एक स्टॉक टेकिंग का होता है, एक भविष्य के लिए एक रणनीति की दृष्टि से होता है, जो आप काम करते हैं वो होता है, और देश में एक संदेश देने के लिए होता है। और कल मोदी की वहां सभा भी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो वो संबोधित करने जा रहे हैं। तो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए रखा है कि इसके बाद दक्षिण में हमारा रथ कैसे बढ़े। उत्तर में तो जितना है हुआ ही, अब दक्षिण में बढ़े, इसलिए खासकर बेंगलुरु को चुना है क्योंकि वहां उनकी ताकत भी है, वहां से सांसद भी है दक्षिण में सबसे ज्यादा, तो वो चुना गया है। इनके हिसाब से रवि के लिए और सूरज के लिए और चंद्रमा के लिए वो नहीं है। चले इसी बात पे एक छोटा, लेकिन दिल्ली
दिल्ली के लिए तो है। और इस एजेंडे को यहीं पर रोक रहे हैं दिल्ली के लिए? कल से चलिए ठीक है जोड़ा साहब, कल जब ये कार्यकारिणी की बैठक होगी तब भी हमारी नजर रहेगी। देखते हैं क्या कुछ निकल करके आता है। 2 दिवसीय मंथन है, पल पल की जानकारी आप जन टीवी पर लेते रहिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अशोक खेमका की। अशोक खेमका जी का एक बार फिर से तबादला किया गया है, क्या ये ईमानदारी की कीमत है या फिर रूटीन ट्रांसफर? एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे आज के दूसरे एजेंडे की। जी हाँ, अशोक खेमका जो कि सुर्खियों में आए, रॉबर्ट वाड्रा ड्रील को पे जो उन्होंने विरोध दर्ज कराया था उसको रद्द किया था उस मामले को, उसके बाद से वो सुर्खियों में आए। लगातार उनकी ईमानदारी की बात होती रही। भारतीय जनता पार्टी भी उस दौरान उनकी ईमानदारी की काफी तारीफ कर रही थी। लेकिन 23 साल की नौकरी में 46वां ट्रांसफर, 46 ट्रांसफर हो चुके हैं। और इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके काफी दुख जताया। उन्होंने कहा परिवहन विभाग में मैं बहुत अच्छे प्रयास कर रहा था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम कर रहा था, लेकिन मुझे जो कुछ हुआ उससे काफी दुख पहुंचा है। क्या कुछ इसके मायने हैं? क्या ईमानदारी की यही कीमत है या फिर ये वाकई में जिस तरीके से सरकार कर रही है ये रूटीन चेंजेस हैं, ये हम रूटीन वर्क है जिसके तहत ये तबादला किया गया है? इस पर तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। उससे पहले कांग्रेस की टिप्पणी आई है वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हमारी सरकार में अगर एक बार तबादला उनका हो जाता था तो सारी भारतीय जनता पार्टी शोर मचाने लगती थी। आज भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उनका ट्रांसफर क्यों किया गया है। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश चोपड़ा जी हैं, नेता सीपीएम के, महिपाल सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, आनंद साहू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र कुशेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति है, हमने उस समय देखा जिस समय जब एक और आईएएस महिला आईपीएस जिसकी ईमानदारी की बात हो रही थी, दुर्गा जिनको की निलंबित किया गया, अशोक खेमका के साथ 15 महीने, ये अब तक का उनका सबसे लंबा कार्यकाल है। अब आप सोच सकते हैं कि औसत देखा जाए तो 6 महीने से ज्यादा का उनका औसत ही नहीं है, साल भर 6 महीने के आसपास हो रहे हैं। 23 साल की नौकरी है, 46 ट्रांसफर हो चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ इसमें राजनीति मान रहे हैं या आपको लगता है ईमानदारी से काम करना मुश्किल है? वजह क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस ट्रांसफर को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। राजनीतिक भाषा में विरोधी जो है वो इसको उस तरीके से कह सकते हैं जो अभी अलवी साहब कह रहे थे। आप ये देखें कि जिस वजह से वो सुर्खियों में आए थे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला था और उसमें वो काफी दूर तक गए भी। और इनके ट्रांसफर से पहले हरियाणा में कैग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और कैग की रिपोर्ट जो होती है वो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है वो किसी पार्टी ने बनाई हो, वो एक संवैधानिक बॉडी होती है, उसकी रिपोर्ट के बड़े मतलब होते हैं। वो रिपोर्ट भी अब आ गई है। उस रिपोर्ट के बाद सारी चीजें साफ हो गई हैं। अब राजनीति से परे चली गई है बात। सवाल यह है कि खेमका साहब का ट्रांसफर नवंबर में एज ए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किया गया और फिर उसके बाद में उनको ये दूसरा उनका ट्रांसफर है 5 महीने में। यहां उनका प्रमोशन होके गए वो एज ए सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर, महानिदेशक की पोजीशन पे। उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि जो जिस पोस्ट पर वो हैं वो तमाम लोग 12 साल के करियर पे जो है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं वो तो, लेकिन अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बात, देखिए क्या ईमानदार होना इस देश में, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन आप इसमें एक बात और भी देखें कि उनके इस ट्रांसफर के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या मनोहर लाल खट्टर की सरकार, जिस विभाग में क्या कोई गड़बड़ी हो रही थी, क्या गड़बड़ी को वो पकड़ रहे थे, उसको छुपाने की वजह से ट्रांसफर किया? सवाल यह है। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये देखें कि इस सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां के हेल्थ मिनिस्टर
अनिल विज ने खुलेआम टेलीविजन पे कहा है कि मैं खेमखा के साथ हूं, उनका ट्रांसफर क्यों कहा है, ये क्यों करा है, मैं ये मुख्यमंत्री से पूछूंगा, और अगर किसी कारणों से कहे तो मुझे पता होने चाहिए। ये मैं कहता हूं तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद भी अगर सरकार में इस पे कोई सवाल उठा रहा है, एक मंत्री जो कि सबसे सीनियर मंत्री है, बड़ा मंत्री है, मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, तो ये तो बात आप मानेंगे कि इस ट्रांसफर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी बड़े मंत्री ने सवाल उठाया है। मेरा सवाल यह है कि इस ट्रांसफर को सिर्फ इसलिए किया गया है कि ट्रांसपोर्ट भवन के अंदर कुछ गड़बड़ियां थी, कुछ घोटाले थे जो ये सरकार छुपाना चाहती थी। सवाल अगर रॉबर्ट वाड्रा की बात आप कहते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा के मामले में तो डिटेल रिपोर्ट कैग की आ गई है, उस पर सरकार को तय करना है, उस पर खेमका आप कुछ नहीं करेंगे। हां, लेकिन इस बीच में आप देखें कि दुर्गा नागपाल का आपने नाम लिया, संजीव चतुर्वेदी का भी है, इसमें आप नाम जोड़ दें जो एम्स का मामला है, विवाद में बना हुआ है, प्रदीप काशनी को कर दीजिए। मैं वहीं आ रहा हूं, आपकी जो ख्वाहिश है उसे ही पूरी कर रहा हूं मैं, कभी कभी तो पूरी करता हूं मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तमाम सारे लोग हैं, इस पे ये जरूर बात होगी कि क्यों ऐसे लोगों को, ईमानदार अफसरों को इस देश में या तो सुसाइड करना पड़ता है या ट्रांसफर झेलने पड़ते हैं या वो गुमनामी में चले जाते हैं। ये बड़ा सवाल है क्योंकि देश में व्यवस्था को यही लोग चलाते हैं। बिल्कुल। अवधेश जी, आपसे मेरा सवाल इसलिए क्योंकि पुष्पेंद्र जी ने एक सवाल उठाया, क्या कुछ घपले चल रहे थे, क्या कुछ बात चल रही थी। मैं आपको बताता हूं, परिवहन मंत्री की तरफ से कुछ दिन पहले ही वहां के एक बयान आया था, कहा यह गया था कि ट्विटर पे अधिकारी ज्यादा, और इशारा कहा जा रहा है इस तरह की इशारा अशोक खेमका की तरफ था, क्योंकि वो तमाम बातों को अपनी ट्विटर के जरिए एक्सप्रेस करते हैं कि अधिकारी काम पे ध्यान दें, ट्विटर पे नहीं। इसके अलावा जिस तरीके से वहां पर एक लॉबी जो है वो काम कर रही थी कि बहुत मुश्किल हो जाता था कि जो बड़ी गाड़ियां होती थी, ओवरलोडिंग जो हो रही थी, उसको लेकर के एक बड़ी लॉबी जो है वो काम कर रही थी, क्योंकि उसको लेकर के इन्होंने बड़े कदम उठाए थे। कहा जा रहा था वो वहां की तरफ से भी एक दबाव था परिवहन मंत्रालय पे कि इनको हटाया जाए, बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना। क्या ये वजह मानते हैं आप? देखो, ओवरलोडिंग पर जो पेनाल्टी है ना, एक नॉर्मल प्रोसेस है। कई बार पुलिस घूस लेके, हमेशा गाड़ियां ओवरलोडिंग चलती है, इसको बड़ा इशू बना दिया जाता है, और पुलिस वाले घूस लेते हैं और जाने देते हैं। हरियाणा में हम लोग चुनाव के समय घूम रहे थे, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ थे, हम लोग रात में देख रहे थे कैसे पुलिस वाले, एक पुलिस वाला यहाँ ले जाए, फिर गाड़ी बढ़ी तो दूसरा ले रहा है। हम लोगों ने एक जगह गाड़ी रोक के उसको चिढ़ाया, कितना मिला, तो पीछे घूम गया शर्मा के। हम लोगों ने कहा इसका फोटो लो। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल भारत में सत्ता बदलती है, चोर वहीं बैठे रहते हैं, तो उसमें इन्होंने कुछ कराई की होगी, वो कि भैया पेनाल्टी लो, फलाना लो, कोई भी कमिश्नर आता है करता है। खेमका साहब की रॉबर्ट वाड्रा के अलावा उनके काम के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि वो महाक्रांतिकारी अफसर थे, उन्होंने काम क्या किया था। एक अमिताभ ठाकुर का हम लोग नाम सुनते थे, अब उन्हीं के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। तो कई बार जो कुछ दिखाई देता है कि आदमी बहुत काबिल है, वो ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसी रूप में काबिल हो। तो सरकार का काम किसी का तबादला करना है। अब सरकार ने जहां तबादला किया है वहां क्या इसी रैंक के अफसर जाते थे या नहीं जाते थे? प्रमोशन, क्योंकि विद प्रमोशन, क्योंकि देखो पुरातत्व विभाग को लोग महत्वहीन मानते हैं। मैं ये मानता हूं कि देश के इतिहास, देश की धरोहर, देश की संस्कृति को समझने के लिए काम करने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत है इस समय। ऐसे आर्कियोलॉजिकल विभाग में अगर कोई है तो उसको अगर कोई डिमोशन और खराब विभाग समझता है ट्रांसपोर्ट से, तो ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि हम लोग तो इतिहास में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे कामों को ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है, वो रह चुके हैं, पहले भी रह चुके हैं। हरियाणा में टूरिज्म विभाग को भी बढ़ावा देना है तो करना पड़ेगा। तो ये अब मुझे लगता है कि अभी खट्टर सरकार इतने दिनों में आई है, खट्टर ही उसको वहां ले गए थे उस डिपार्टमेंट में, खट्टर ने उनका तबादला किया है। अब चूंकि उनके साथ साथ 9 अफसरों का और तबादला हुआ है, तो इसलिए मुझे तबादले में कोई समस्या नहीं नजर आती है। लेकिन 23 साल में 46 तबादले, 46 नहीं, तो वो तो ऐसा है, पुराने हैं ना, ऐसा है। मैं पूरी बहस सिर्फ इस पर नहीं कि बीजेपी ने किया है, मैं अभी भी बहस का मुद्दा वही है कि क्या ईमानदारी की कीमत इस तरीके से, अगर वो ईमानदार, अब जैसा उदय करें वो शायद बेईमान हो या ईमानदार हो, इसको दूसरे रूप में देखो। क्या इस धरती पर एकमात्र ईमानदार वही है जो उसका ट्रांसफर हुआ, और दूसरे IAS अफसरों का, औरों का भी तो हुआ है, काशनी का हुआ है, सामने नाम ले रहे हैं देश में 11 से 12, और वो जो लोग चैलेंज से आए हैं उनका हुआ है। देखिए, मैं इसको ऐसा है ना कि कुछ लोग अति सक्रियतावादी सरकार की सीमाओं से बाहर जाके जब काम करते हैं तो सरकार के लिए वहां परेशानी होती है सत्ता की, कुछ लॉबी होती है ऐसे लोगों को बाहर कराने वाली, ये भी सच है। लेकिन अभी इस ट्रांसफर में मुझे बहुत गहराई से देखने पर भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई उनके साथ कोई अन्याय हुआ है तो उनके मंत्री जिसकी इन्होंने चर्चा की कि हम पता करेंगे, ये हो सकता है।
लेकिन ट्रांसपोर्ट की एक लॉबी बड़ी होती है, उसमें बड़े बड़े घूस पैसा भी बहुत होता है। वहां चाहते हैं लोग कि थोड़ा घूस लेने वाला आदमी हो, थोड़ी बहुत समस्याएं वो रही होंगी, लेकिन उसके कारण मुख्यमंत्री ट्रांसफर कर देगा तो उसके चेहरे पर ऐसा कालिक होगा क्या नरेंद्र मोदी उसको सहन करेंगे बैठे हुए यहां से? क्या नरेंद्र मोदी जो कि भ्रष्टाचार विरोध का अपना इतना बड़ा जो है प्रचार करके आए हैं, वो किसी ऐसे मुख्यमंत्री को, वो भी ऐसा मुख्यमंत्री जिसके न बाल है, न बच्चे हैं, न परिवार है, वो क्या भ्रष्टाचारियों के दबाव में आके काम करेगा? तो ये अभी इसको समझने की जरूरत है कड़ाई से। आपको तो दिखेगा ही, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी और ट्रांसपोर्ट लॉबी के पैसे से, खाने के दलाली के पैसे से, ट्रेड यूनियन के दलाली के पैसे से, उसी दादागिरी से आपकी पार्टी चलती थी। आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का खर्च चलता था, उनके पास हथियार आते थे दूसरे को मारने के। तो आदत बनी हुई है कि उससे लेकर के चलने की। राष्ट्रपति के भाषण से लेके आप काले धन से पीछे भाग रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफिस को निश्चित रकम देना पड़ता था, सीपीएम के हर ऑफिस बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार है, झूठ है, सीपीएम के हर ये झूठ है, उसको पैसा देना, कोरा झूठ, उसके आधार पर ये काम करते कोरा झूठ। मैंने पहले जो क्या आपको भी ये लग रहा है कि ये पूरा मतलब इसमें कोई सामान्य प्रक्रिया लग रही है या इसमें कुछ लग रहा है? अब देखिए, अगर सामान्य प्रक्रिया होती तो मुझे लगता है खेमका इस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि वो भी 23 साल से हैं, सर्विस में हैं, और जो परिवहन मंत्री है वो भी इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि खेमका खुद और परिवहन मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। तो इसमें यही मैं कह रहा हूं कि जो मोदी सरकार बनने के बाद ये जो समस्या आ रही है, इनकी जो छवि जो बिगड़ रही है वो खतरनाक है। मैंने पहले भी कहा था, और इससे यही लग रहा है लोगों को आ रहा है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जब दोनों सरकार में होते हैं तो कोई फर्क नहीं रहता। तो ये जो बन रहा है, ये जो छवि बन रही है, ये खतरनाक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है कि आगे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है। देखिए, सच क्या है गलत क्या मैं भी नहीं आता, मैं भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन चूंकि एतराज है उनको खुद खेमका को, और खेमका को कहाँ भेजा गया, जहां वो नवंबर के पहले थे। हुड्डा सरकार ने भी उनको उसी में रखा हुआ था, बिल्कुल ठंडा बस्ता। वो म्यूजियम में थे, उनको फिर म्यूजियम में डाल दिया आदमी को लेकिन हरियाणा में आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के किला से लेके कितने ऐसी जगह है जो कि मरी हुई गिरी पड़ी है। अगर कोई बढ़िया अफसर आके उसका उद्धार कर दिया, इस समय पूरा महाभारत से लेकर के हरियाणा में आप कुरुक्षेत्र की दशा खराब है, तो वहां तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा आईएएस अफसर चाहिए जो कि चमचमा दे उस हरियाणा। पहले ट्रांसपोर्ट को तो ठीक कर ले। वो आईएएस अफसर नहीं, संविधान के खिलाफ है, संस्कृति और पुरातत्व विभाग है वो करता है। ये क्या आईएएस अफसर के चमकाने से होगा क्या? ये तो कितना रुपया उसमें डाला जाता है, कितने लोग लगाए जाते हैं, और इसमें भी राज्य सरकार की सीमा है। इसमें जो भारतीय जो है सर्वेक्षण विभाग जो है, पुरातत्व सर्वे है, वो असली करता है, वो सिर्फ रिकमेंड करता है। वहां से कोई खुदाई करनी है तो भारत सरकार को खुदाई की जरूरत नहीं है, वहां उन स्थानों को ठीक से संरक्षित करने, जो टूट के गिर रहे हैं, किस लिए जाता है? उसमें वो क्या डायरेक्टिकल मेट्रोलॉजिज्म करने के लिए पड़ता है कि उसकी सफाई होती है, बिजली का बिल होता है, पानी का बिल होता है, वो सब के लिए होता है। स्टाफ को कोई सैलरी देनी होती है, वो बहुत रूटीन काम है। मैंने पूरा क्या बात करें, म्यूजियम सारे म्यूजियम खरीदारी के लिए होता है। मैं तो इसको साधारण तरीके से देख रहा हूं, जैसे आपने बताया है कि एक मंत्री, साधारण तरीके से देख ही नहीं सकते, एक मंत्री का बयान है, अफसर का अपना बयान है, वही ठंडे बस्ते में भेजा गया है जहां हुड्डा ने उनको भेजा है। उससे पहले काशनी का केस था, 5 बजे शाम को उसको निकाल दिया गया था। तो ईमानदारी से काम करना आज मुश्किल है नव उदारवादी नीतियों के साथ, जो कि विदेशी नीतियां हैं। और ये जो नव उदारवादी नीतियां हैं, ये जो विदेशी नीतियां हैं, ये भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकती। इसीलिए राष्ट्रपति के भाषण में काला धन बोला गया था। चलिए कांग्रेस से पूछते हैं सवाल। कांग्रेस की तरफ से कहा गया, अभी हम आपके रिप्रेजेंटेटिव की जो हम तमाम लोगों की बात आज सुबह से बयान सुन रहे हैं, और सबका ये कहना है कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन आपके समय में सबसे ज्यादा ट्रांसफर किए गए
तो फिर आपको लगता नहीं आपका मौलिक अधिकार ही नहीं है इस बारे में टिप्पणी करने का? आपको तो अवॉइड ही करना चाहिए इस तरह के सवाल। मिस्टर विपुल जी, मिस्टर अशोक खेमका एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, ठीक है, और किसी भी अधिकारी के द्वारा किए गए कार्यों की जब तक असेसमेंट नहीं हो जाती है और उस अधिकारी विशेष की व्यक्तिगत कार्यशैली और अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जब हम असेसमेंट करते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, और उस विशेष अधिकारी की दूरदर्शिता कैसी है, जो जो समस्याएं उनके सामने आती हैं, उन समस्याओं का किस तरह से वो समाधान पेश करते हैं, ये सब चीजें नजरअंदाज नहीं हो सकती, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है। हम सब कह रहे हैं कि अशोक खेमका जी काफी ईमानदार और काबिल अधिकारी हैं। अब जब तक ये सारी चीजें हमारे पास सामने ना हो कि अशोक खेमका जी ने अपने सर्विस काल के दौरान क्या क्या कार्य किए हैं और उनके द्वारा जो विशेष समस्याएं उनके सामने आई, उनका उन्होंने किस तरह से समाधान पेश किया, हम ये कहना जो है अनुचित होगा कि वो ईमानदार हैं और काबिल हैं। और जहां तक उनके तबादले की बात है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की सवाल नहीं, मेरा एक छोटा सवाल इसमें ऐड कर रहा हूं। सवाल यह है कि या तो जो चाहे आपकी सरकार रही या फिर अब बीजेपी की सरकार है, कहते हैं ये अयोग्य व्यक्ति हैं क्योंकि 23 साल में इनको किसी डिपार्टमेंट में ठीक से काम कर नहीं पा रहे, इसीलिए हर 6 महीने में इनका ट्रांसफर कर देते हैं हम, क्योंकि ये कहीं पर भी रुकने लायक है नहीं। लेकिन ये बात आपकी ही पार्टी या फिर बीजेपी है, वहां पर भी कई लोग ये कह रहे हैं नहीं वो ईमानदार है, नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि 23 साल में 46 ट्रांसफर, ये क्या अड़ियल नीति की वजह से या सरकार के साथ उस तरीके से जल नहीं हो पाए, वो कारण रहा? अनेक कारण हो सकते हैं मिस्टर विपुल। मैं जैसा कि हो सकता है कि अधिकारी का अड़ियल रवैया हो, चूंकि जो सरकार सत्ता में होती है उसके पास जन पब्लिक का बड़ी आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, और उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता होती है। और यदि अधिकारी विशेष का अड़ियल रवैया उसमें रुकावट पैदा कर रहा है तो सरकार के पास जो है क्षेत्राधिकार है कि उस अधिकारी का वो तबादला करे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ था नहीं कि ऐसा कुछ समाचार हो कि परिवहन विभाग में कुछ कर नहीं पा रहे थे या कुछ वाकई जो है कोई विशेष आपके समय में था, आपके समय में हो रहा था, ये ट्रांसफर नहीं, ऐसा आपके समय में तो हो रहा था ना ऐसा कि मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे, लैंड डील के बारे में बोल दिया, जान पूछ के उन्होंने एक जो ना इस तरह से उसको जो मुद्दा था ही नहीं, अच्छा मुद्दा बनाने की कोशिश की। एक सेकंड, आपने कहा कि वो जानबूझ के जो मुद्दा नहीं था वो बना रहे थे। इस देश का एक राष्ट्रीय दामाद है जिसका नाम है रॉबर्ट वाड्रा, उसके बारे में जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और जो रिपोर्ट आई, अब उस प्रदेश की कैग ने साफ साफ बता दिया। आप उसके बाद भी अभी भी ये कह रहे हैं कि एक मुद्दा बना दिया। आप बताएं, कैग भी जो है वो बीजेपी की और कांग्रेस की और लेफ्ट की और राइट की होती है क्या? आप ये कहना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में हमारे कैग की रिपोर्ट पे आपका क्या कहना है? समाप्त हो चुका है, मुझे साहू जी से भी रिएक्शन लेना है। जी देखिए, एक बात बता दूं कि राष्ट्रीय दामाद कोई नहीं होता है। ये एक दामाद किसी भी महिला का दामाद हो सकता है। राष्ट्रीय दामाद कहना पहले तो ये सबसे गलत बात है। इसलिए है कि अगर वो प्राइवेट आदमी था तो आपकी पूरी पार्टी और पूरी सरकार डिफेंड करने क्यों आई थी भाई? आपके 12 मंत्री डिफेंड करने आए थे, आपको पता नहीं है? आपने जब आरोप लगा तो एक प्राइवेट आदमी था तो उसको कहते प्राइवेट आदमी है, 12 मंत्री डिफेंड करने आए थे, आप कहते राष्ट्रीय दामाद नहीं है। कोई दामाद हमारे आपके घर में हो और उसको कोई मंत्री डिफेंड करके दिखाते, आप क्या बात कर रहे हैं? मात्र सिर्फ इसलिए कि प्रियंका गांधी के पति हैं, तो प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय संपत्ति है क्या? मुद्दे से अलग जा रहा है, फिर छोड़िए, बस खेमा पे आते हैं। साहू साहब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो गया, बहुत संक्षेप में 2 मिनट में अगर आप हमारे बहुत सारी बातें कही है, लेकिन मुझे एक चीज लगता है कि जिस प्रकार की छवि है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की, मैं उनको जानता हूं, बहुत अच्छे तरह से मैंने उनके साथ काम किया है, वो किसी भी दबाव में नहीं आ सकते। मुझे एक लगता है कि स्वाभाविक ट्रांसफर होगा, उनका पदोन्नति हुई है और निश्चित रूप से हम लोग का एक एजेंडा भी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी, कि जो आपके जितने भी दार्शनिक स्थल हैं या कि यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितने पुरातत्व विभाग के जितने से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उसका विकास कैसे हो, मुझे लगता है टूरिज्म का कैसे विकास हो, ये सारी बातों को लेकर के हो सकता है स्वाभाविक के ये ट्रांसफर हो गया होगा। और इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि
हमारी ये जो खास करके जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो निहायत ईमानदार व्यक्ति हैं, किसी दबाव में भी आने वाले नहीं। चले पुष्पेंद्र जी, नहीं, मंत्री समझ ने रहा हूं, विरोध पुष्पेंद्र किया ना। जी, पुष्पेंद्र जी, अभी मुझे बताया गया है, मुझे अभी मुझे बाहर से बताया गया कि शायद आपने जल्दबाजी में राष्ट्रीय संपत्ति जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं चाहूंगा अगर आप उस शब्द को वापस ले लीजिए, क्योंकि प्रियंका कोई राष्ट्र से मतलब तो नहीं ना, एक एमपी मतलब सोनिया गांधी की बेटी है ना। मेरा कहना यह है कि मैंने ये कहा कि राष्ट्रीय दामाद में इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर ये एक प्राइवेट आदमी थे तो सरकार उस वक्त की 12 केंद्रीय मंत्री आए थे, फिर इन्होंने कहा साहब वो किसी के पति है। अरे वो किसी के पति है तो भी तो नहीं सरकार उन्हें बचाने आ सकती। भाई सवाल ये है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शोभा साहब आपका भी, महिपाल जी आपका भी, आनंद साहू जी आपका भी, उपेंद्र जी आपका भी, पुष्पेंद्र जी आपका भी, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सवाल तो है कि क्या ईमानदारी से काम करना मुश्किल है किसी भी सरकार के साथ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर बाकी राज्य में। चलिए ठीक है, फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।